नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। जी हाँ, शिक्षा मित्र में हम हर बार बात करते हैं शिक्षा से संबंधित हर उस जरूरी व्यवस्था की, हर उस गैजेट्स की, हर उस कंसल्टेंट से, टीचर से और उन अधिकारियों से जो शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं घनश्याम पुरवैया जी, जो कि प्राचार्य हैं शासकीय हायर सेकेंडरी खरपा के। राधेश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधेश्याम जी, मेरा आज के जो चर्चा है इस पर पहला आपसे सवाल यही रहेगा कि एक्चुअल में हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर है और मध्य प्रदेश में ये किस प्रकार से वर्किंग करता है। जहाँ तक हायर सेकेंडरी की बात है स्कूल की, तो सबसे पहले तो सर जो बच्चे हैं हमारे 1 से लेके 12 तक के, उन बच्चों को शुरुआत से ही जो अभी जो शिक्षा दी जा रही थी उसमें अब पहले और अब में बहुत अंतर आया है। अब कक्षा 10वीं के बाद भी बच्चों को विकल्प मिलने लगे हैं, और 12वीं के बाद तो बच्चों के पास भविष्य के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, जिसमें सरकार की आकांक्षा योजना है, प्रतिभा योजना से बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती है। साथ ही बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अच्छे से पढ़ाई करने के लिए सरकार स्कूटी भी देती है, लैपटॉप, जो टॉपर बच्चे होते हैं लैपटॉप, और स्कूल का एक विद्यार्थी जो टॉपर होता है हर स्कूल से, उन बच्चों को स्कूटी तक दी जाती है। तो बच्चों को बहुत अच्छा प्रोत्साहन सरकार के द्वारा यहाँ पे मिलता है, और बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और तनाव मुक्त रह के काम करें, ऐसी सरकार की मंशा भी। और साथ ही हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो भी पूरी कोशिश करते हैं सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की हम बात करें तो हायर सेकेंडरी स्कूल में तो बहुत सारे सेक्शन भी अलग अलग स्कूलों में किए जाते हैं। प्राइवेट स्कूल अलग अपनी एजुकेशन दे रहे हैं, सरकारी स्कूल अलग एजुकेशन दे रहे हैं, केंद्र सरकार के कुछ स्कूल हैं वो अलग अपनी एजुकेशन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड की बात करें या हम बात करें सीबीएसई बोर्ड की या एनसीईआरटी बोर्ड की, इनमें क्या एक डिफरेंस जो है देखने को मिलता है, किस प्रकार का इनका एजुकेशन सिलेबस जो डिफरेंट है सर बच्चों के लिए। हाँ, इसमें डिफरेंस तो है, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें लगभग जितना प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उसमें जो शिक्षा मिलेगी वो नई शिक्षा नीति के अनुसार सबको एक जैसी शिक्षा मिलेगी। इसमें ज्यादा अंतर नहीं रहेगा जो नई शिक्षा नीति। और साथ ही बच्चों के जो भविष्य को देख के अब नई शिक्षा नीति में ऐसा भी, जैसे जब पेपर का निर्माण होता है या कुछ बनते हैं तो उसमें ऐसा नियम बना दिया गया है कि जैसे 40% जो बिल्कुल ऐसे सरल प्रश्न होंगे, 45% के करीब जो सामान्य प्रश्न होंगे, और जो टॉपर बच्चे रहते हैं उनका भी नुकसान नहीं हो, 15% के करीब उनके ऐसे प्रश्न होते हैं। तो लगभग शिक्षा में ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। नई शिक्षा नीति जो हमारी 2020 की है, एनईपी में। बात अगर सेक्शन की करें तो एक एक सेक्शन में कितने बच्चे सर होने चाहिए, क्योंकि 50 बच्चे होने चाहिए, 60 बच्चे होने चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल तो इस बात का ध्यान रखते हैं, अलग अलग सेक्शन बढ़ा देते हैं कि 30 बच्चे होने चाहिए। एक पर्याप्त तो लिमिट क्या होती है सर एक क्लास के लिए कि कितने बच्चे, क्योंकि अब जो बचपन में तो हम कितने भी बच्चे रख सकते हैं, लेकिन जब हायर सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं या हाई स्कूल लेवल पे जाते हैं तो एक एटमॉस्फेयर तैयार करना होता है। तो कितने बच्चों की एक क्लास होनी चाहिए, संख्या क्या होनी चाहिए सर पढ़ाई के लिए, ताकि बच्चों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। तब लगभग 40 बच्चों की क्लास होना चाहिए, जिससे जो शिक्षक हैं वो शिक्षक बच्चों पे भी ध्यान रख सके, और बच्चे जो है वो भी अपने शिक्षक के जो उनको अध्ययन करवा रहे हैं उस पर ध्यान रख सके। 40 बच्चे, और इससे ज्यादा क्या रहता है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें एक तो कक्षों की कमी होती है, और वहाँ पे क्या होता है कि कई ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पे मैं पहले हायर सेकेंडरी स्कूल में था, वहाँ एक ही कक्षा में 174 बच्चियां थी, एक ही कक्षा में। अब ना तो बैठने की व्यवस्था ना कोई, पर कम 40 बच्चे अगर रहेंगे तो शिक्षक भी उन बच्चों पे ध्यान दे पाएगा। और नहीं तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो बहुत सारे अच्छे बच्चे रहते हैं वो भी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते, और शिक्षक भी उन पर ध्यान नहीं दे पाते। जब बच्चों की संख्या 40 के मान से होगी तो वो शिक्षक बहुत अच्छे से उस पर ध्यान दे सकेंगे। और सर, सर मैं जिस मेरा स्कूल अगला में हूँ सवाल आपकी आपसे कोशिश ये कर। रहेगा कि हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो एक 10th क्लास की या हाई स्कूल जिसमें 9th और 10th दोनों आ जाता है, उस एक स्ट्रक्चर में कितने टीचर एक सब्जेक्ट के लिए होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार के पास टीचर्स का तो अभाव है, अतिथि शिक्षक भी अलग से इंगेज कर रही है। प्राइवेट स्कूल में तो अलग अलग शिक्षक की अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल हमेशा इसमें पिछड़े होते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर टीचर्स के लिए होना चाहिए, सरकार का उसके ऊपर कितना ध्यान है।
सर अभी जो सरकार ने स्ट्रक्चर बनाने का, उसमें प्राइमरी में 2 शिक्षकों को रखा है इनने। और अगर मिडिल स्कूल है तो अलग मिडिल स्कूल है तो 3 शिक्षक, और अगर मिडिल और प्राइमरी है तो 5 शिक्षक रखे हैं। और हाई स्कूल है तो उसमें 6 और 2 8 टीचर इनने रखे हैं। उस हिसाब से टीचर की संख्या तो कम पड़ती है। हम बात करें सब्जेक्ट को लेकर, तो सर आपको क्या लगता है कि बच्चों की रुचि हाई स्कूल में किस सब्जेक्ट को लेकर ज़्यादा रहती है? क्योंकि इंग्लिश काफ़ी एक टफ विषय होता है हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि सरकार भी कई बार जो स्कूल इंग्लिश स्कूल खोलते जा रही है, और उसमें कई प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे गैजेट्स भी जो है दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, स्कूटियाँ दी जा रही हैं, साथ में इनको कोचिंग क्लास के लिए भी सरकार की तरफ से अलग से सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जा रही है। तो बच्चों की जो रुचि है एक हाई स्कूल लेवल पे आने के बाद में किस सब्जेक्ट की ओर ज़्यादा जाती है, और उससे क्या करियर इनका बन सकता है सर? ज्यादातर जो बच्चे हैं वो गणित और विज्ञान, उनका ज्यादा अच्छा प्रिय विषय रहता है। और कई बार ये भी देखने में आया सर कि बच्चों के उनको जानकारी नहीं मिल पाती, उनको मतलब कैसे विषय का चयन करना है, उसकी स्ट्रीम क्या है, कौन सा सब्जेक्ट लेना, उनकी रुचि काय में है। अगर वो रुचि देख के अगर उनको सब्जेक्ट दिया है, उनको पहले उसकी करियर काउंसलिंग कर दी जाए, तो बच्चों को अपने जो इच्छा है, इच्छा अनुसार उसको सब्जेक्ट चयन करने का मौका मिले। कभी कभी क्या होता है कि परिवार के लोग दबाव बनाते हैं कि तुमको गणित लेना है, तुमको साइंस लेना है, जबकि बच्चा उसमें परफेक्ट नहीं होता है या उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो तनाव, उसके बाद वो तनाव वाली जिंदगी जीता है। तो हम तो कैरियर कोशिश करते हैं काउंसिल की सर। हम बात करें तो सर आपको क्या लगता है कि अगर हम क्वालिटी एजुकेशन को लेकर अगर एक मुहिम चलाएं और उसके ऊपर अगर वर्क करना चाहें, तो किस प्रकार से मध्य प्रदेश की हायर एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन के रूप में तब्दील किया जा सकता है? जैसे कि दिल्ली में बहुत सारे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर काम कर रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में भी क्वालिटी एजुकेशन को लेकर काम किया जा सकता है? और अगर क्वालिटी एजुकेशन को लेकर काम किया जा सकता है, तो कैसे इस एजुकेशन सिस्टम को सर सुधारा जा सकता है मध्य प्रदेश स्तर पर, स्टेट लेवल पे? जी सर, अभी वैसे हमारे सरकार ने भी करा है कि अभी परीक्षा के पहले बच्चों की करियर काउंसलिंग करवाई है जगह जगह, और सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं उन विशेषज्ञों को बुला के। और अब हमारी कोशिश भी ये है, और सरकार भी करे, और आप जैसे चैनल से भी सहयोग मिले तो बहुत अच्छा हम कर सकते हैं करियर के मामले में, और बच्चों को नया रास्ता मिलेगा। अभी बच्चों के दिमाग में बहुत सारे जैसे जी है, नीट है, क्लेट है, इनके बारे में, लेकिन और भी ऐसे उभरते हुए, केवल ऐसे ही नहीं कि वो शासकीय नौकरी में ही बच्चे जाए, वो प्राइवेट उद्यमी भी बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। उसके लिए भी अगर हम बच्चों को मोटिवेट करें तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी। सर मेरा एक आपसे सवाल और है कि हम बात करें उम्र के फैक्टर को लेके, एज फैक्टर को लेके, तो किस उम्र के बच्चे किस क्लास तक जा सकते हैं? कई बार होता है कि लोग काफ़ी उम्र बीतने के बाद भी हाई स्कूल कर सकते हैं, उन्हें कई बार शर्म आती है। तो क्या ये इन्वायरमेंट उन्हें मिल सकता है कि कोई अगर चाहे तो ओपन से पेपर दे सकता है 10वीं हाई स्कूल के, या प्राइवेट से पेपर दे सकता है 10वीं हाई स्कूल के, या किस प्रकार से एजुकेशन के एग्जाम को लेकर ये एक रणनीति सरकार की तरफ से अपनाई, खासतौर से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की तरफ से? जी सर, सर इसमें जैसे जो मैं खुद अभी जहाँ खारप हाई स्कूल में हूँ, वहाँ पे एक लड़का है, अब वो बहुत बड़ा लगता है, जी। 9th में आया है वो 8th पास करके, लेकिन उसको शर्म आती है बच्चों के बीच में बैठने की। तो मैंने उससे बोला कि ये प्राइवेट जो परीक्षा होगी उसमें एज लिमिट तो है नहीं, आप प्राइवेट परीक्षा देके, और जैसे 9th पास कर लिया उसमें 1 साल गैप हो जाएगा, तो 10वीं की परीक्षा वो दे सकेगा। तो इसे इसमें एज लिमिट का कोई वो नहीं है, अगर वो चाहे तो बच्चे हैं या बड़े हैं वो भी प्राइवेट परीक्षा 10वीं पास कर सकते हैं। लेकिन उनको एक तो 8वीं पास होना जरूरी है, 8वीं जो पास होगा वही 10वीं की परीक्षा दे सकता है। यहाँ पे मैट्रिक की परीक्षा वही दे सकता है जो 8th क्लास पास होगा। तो गौरव जी, मेरा एक आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि जिस प्रकार से हम बात करें सुविधाओं की, सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं सरकारी स्कूलों के लिए मिल रही हैं एजुकेशन को लेकर, चाहे वो मिडिल क्लास एजुकेशन की बात करें, हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, या हाई स्कूल एजुकेशन की बात करें, तो सरकार की तरफ से बच्चों के लिए और स्कूल के लिए क्या खास सुविधाएं जो है, फर्नीचर को लेकर बात करें, स्टेशनरी को लेकर बात करें, गैजेट्स को लेकर बात करें, फीस को लेकर बात करें, क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं इस पर? जी सर, अभी जो प्राइमरी के बच्चे हैं और मिडिल के बच्चे हैं उनको सरकार की तरफ से एमडीएम, मिड डे मील जो चलता है, मिड डे मील, उसके बाद बच्चों को जो यूनिफॉर्म मिलती है। उसके बाद 6 से 8 में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। और जो बच्चे
बाहर से पढ़ने आते हैं 3 किलोमीटर दूर से, उनको साइकिल की सुविधा है। और 9th से 12th तक बच्चों को निःशुल्क पुस्तक वितरण होता है। इस तरीके की सुविधाएं सरकार दे रही है। लेकिन फर्नीचर की जहाँ तक बात आती है तो अब और पहले में बहुत अंतर आ गया है। पहले फर्नीचर बहुत कम स्कूलों में था, लेकिन धीरे धीरे सारे स्कूलों में फर्नीचर भी पहुंच रहा है। और जो वो सुविधाएं हैं वो भी सरकार उपलब्ध करा रही है। सर मेरा एक सवाल आपसे, और हम देख पा रहे हैं कि डिजिटल स्क्रीन आपके स्कूल में लगी हुई है जो आपने वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। तो डिजिटल स्क्रीन की हम बात करें तो डिजिटलाइजेशन होने से बच्चों को क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? क्योंकि हम पहले देखते थे कि नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट जो है डैशबोर्ड हुआ करते थे, उन पे टीचर्स पढ़ाते थे। अब जो है डिजिटल स्क्रीन भी आ गई है, तो डिजिटल स्क्रीन और पुराने स्क्रीन से क्या फर्क पड़ा है? क्या कुछ देखने को मिल रहा है बच्चों को? क्या मोटिवेशन मिल रहा है इस पर नई चीजें आने से? एक तो बच्चों का इंटरेस्ट तो बहुत बड़ा है। वो जी। जब भी जैसे क्लास तो लगती ही है, लेकिन क्लास के साथ साथ जब बच्चे फ्री रहते हैं तो वो आते हैं और उन्हें कि सर हमको ये पढ़ना है, हमको सर पढ़ाएंगे, आप मुझसे बोले। छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ दौड़ के आते हैं और उनको बहुत मजा आता है इसमें, तो सीखने को भी बहुत मिलता है। इसमें वीडियो प्रोजेक्टर भी लगे हैं और एलईडी भी आई है। उसके माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, उनको सीखने का मौका मिलता है और इंटरेस्टेड भी रहते हैं और जल्दी वो स्कूल आने की कोशिश करते हैं कि हमको, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको। और बड़े बच्चों को सीखने में और सुविधाएं मिली हैं। हमारे शिक्षकों को भी इसमें सुविधाएं मिली है पढ़ाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट इसमें बोर्ड भी है और शिक्षक उसी पे बोर्ड पे पढ़ा भी सकते हैं और एक तरफ उनको पूरा बता भी सकते हैं अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक के बारे में। चलिए, बहुत बहुत घनश्याम जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपसे लगातार फिर से जुड़े रहेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे बात करेंगे। और आज का समय काफ़ी अच्छा रहा, आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।